Hello students, welcome to class 12th economics, and today we are doing a new topic of the chapter of development of the how the condition of India on the eve of independence. इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया की जो या इंडिपेंडेंस का जो वो एक युग चल रहा था, उस समय इंडिया की जो कंडीशंस थी वो क्या थी, तो वो हम देख रहे हैं। हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखा। अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो उस समय किस कंडीशन में था। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो कंडीशन है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस कंडीशन में था। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। देखिए, ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो सब आपके रीड करने के, आपको बहुत सारी नॉलेज होगी भी। पहले रीड करना है, आपको समझना है, उसको रटना नहीं है। आप समझ के करेंगे तो इजीली आपको सारा लर्न हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। देखिए, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसी से हमारा रिलेटेड था इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि जितनी भी एग्रीकल्चर थी, हम अगर बात करें एग्रीकल्चरल सेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ही डिपेंड था क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है दैट इज डिपेंड्स ओनली ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर पे कैसे डिपेंड था? देखिए, जितना भी आपका रॉ मटेरियल है वो सारा, क्योंकि उस समय हमारे पास जो भी थे वो कैश क्रॉप्स वगैरह जितनी भी थी हम वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया करते थे। तो जितनी भी आपकी एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जैसे हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स की, आप बात करेंगे सिल्क से टेक्सटाइल्स की, ये सभी कुछ हमारा डिपेंड था किस पर, एग्रीकल्चरल सेक्टर पर। तो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर का ही जो हमने कंडीशन देखी वो जो थी वो ख़राब थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर पर उसका इफ़ेक्ट पड़ना बिल्कुल कंपलसरी ही था। सो हम देखें, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे इंडिया में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हुआ, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, हमें ये मालूम है कि उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे काम किए जो आज हमारे लिए बेनिफिशियल थे, लेकिन वो हमारे लिए कुछ हद तक ही बेनिफिशियल थे। क्यों थे कुछ हद तक बेनिफिशियल? क्योंकि उन्होंने जितने भी काम किए वो सारे काम उन्होंने अपने लिए किए, अपने प्रॉफिट के लिए किए, और अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने जितने भी काम किए उससे हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन उस समय हमें जो नुकसान हुआ वो आज हम देखेंगे कि क्या क्या हमें नुकसान हुए। देखते हैं सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस कदर हो गया कि सिस्टमेटिक, यानी कि जिस तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर ख़त्म हुआ, एग्रीकल्चरल सेक्टर ख़त्म कैसे हुआ? क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर से जितना भी रॉ मटेरियल था, इससे मिलने वाला रॉ मटेरियल, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल यहाँ से ब्रिटिश कंपनीज़ ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। कहाँ? ब्रिटेन और इंग्लैंड। जितना भी रॉ मटेरियल था उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जब हमारा सारा का सारा रॉ मटेरियल, होल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर दिया गया, तो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके पास जो प्रोडक्शन होता था वो क्या हो गया, प्रोडक्शन जो होने वाला था डिस्ट्रॉय। क्यों? क्योंकि जब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, जब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो किस तरीके से प्रोडक्शन करें? प्रोडक्शन किस चीज़ का करें? शुगर इंडस्ट्री है, शुगर कहाँ से बनाएंगे? शुगर केन ही नहीं है तो। कॉटन कहाँ से बनाएंगे? कॉटन ही नहीं है तो। क्लोथ कहाँ से बनाएंगे? कॉटन ही नहीं है तो ये सारा रॉ मटेरियल धीरे धीरे कहाँ भेजा जा रहा था? ब्रिटेन में भेजा जा रहा था। तो हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर दिया गया? सबसे पहले तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को
ख़त्म किया गया और फिर उसके बाद हमारे इन्वेस्टमेंट जो वो यहाँ पर कर रहे थे उसको भी धीरे धीरे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये था हमारा सिस्टमेटिक रीइंडस्ट्रियलाइजेशन की सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट्स को ख़त्म किया, उसके बाद किसको ख़त्म किया, हमारे इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर दिया। तो अब हम ये जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, कि हैंडीक्राफ्ट्स की जो कमियां हैं वो धीरे धीरे कैसे सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म हुई हैं। देखिए डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स जो थे हमारे उनको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, हमारे यहाँ पर जो भी हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किस पर डिपेंड है, हैंडीक्राफ्ट्स पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, हैंडीक्राफ्ट्स पर, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। कॉटेज इंडस्ट्री जो है और उसको सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर करते हैं। हैंडमेड उसमें गुड्स होती हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स उसके अंदर होते हैं। सो कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको धीरे धीरे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन सभी को भी ब्रिटिश ने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक और पॉलिसी, क्योंकि उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी वो डिस्क्रिमिनेशन वाली थी। कैसे डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव वाली, भेदभाव वाली थी, क्योंकि वो जितना भी यहाँ पर वो इंडिया को क्या करने की कोशिश करते थे, हर जगह से प्रेशराइज करने की कोशिश करते थे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, किसी भी फील्ड में इंडिया को उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की थी। सो फैमिली मेड जो प्रोडक्ट्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, उनको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो थी उनको इस तरीके से अप्लाई किया गया कि जितने भी ये हैंडीक्राफ्ट, यानी ये जो फैमिलीज़ थी जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करती थी, उनको फोर्स किया गया कि वो क्या करें, इंडिगो की एग्रीकल्चर करें, इंडिगो कल्टीवेशन करें। इंडिगो कल्टीवेशन क्यों कहा गया इनको करने के लिए, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि इन्हें जो ये ब्रिटेन में रेडीमेड क्लोथ्स बनाते थे, उन रेडीमेड क्लोथ्स के लिए इन्हें किसकी रिक्वायरमेंट थी, उन रेडीमेड क्लोथ्स के लिए इनको रिक्वायरमेंट थी इंडिगो की। तो इन्होंने यहाँ पर फोर्सफुली लोगों से इंडिगो कल्टीवेशन करवाया, चाहे वो किसी और फील्ड में हो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ गई, डिकेइंग हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी आ गई चीज़ों की। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसकी पॉलिसी कैसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी यानी भेदभाव वाली पॉलिसी थी। कैसे थी भेदभाव वाली पॉलिसी, देखें यहाँ पर क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ट सोर्स, क्योंकि इंडिया जो था, इंडिया को उन्होंने क्या माना था, एक तो बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया को उन्होंने माना बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड बेस्ट मार्केट। इंडिया क्या था उनके लिए, बेस्ट मार्केट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कि इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल का भी बेस्ट सोर्स है और जो फिनिश्ड गुड्स है उसका मार्केट भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी काफ़ी हाई है और यहाँ पर उन्होंने सारा रॉ मटेरियल वो यहाँ से ले जा चुके थे, तो ऑब्वियसली वो कहाँ से परचेज करेंगे, क्योंकि उनके पास तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सो बेस्ट मार्केट जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का वो इंडिया है। तो उन्होंने क्या किया कि इन्हें यहाँ से क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल, तो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट, यानी जब यहाँ से रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाएगा तो उसको क्या रखा गया, टैरिफ फ्री, यानी उस पर कोई भी टैक्स, कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई गई, और टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट हो गया। एंड नेक्स्ट टैरिफ फ्री इंपोर्ट, और वहाँ से इंपोर्ट जो किया गया किनका, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का, उसको भी क्या रखा गया, टैरिफ फ्री, यानी यहाँ से मटेरियल को ले जाने और वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को लाने, दोनों के ऊपर ही कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं किए गए। तो ये थी उसकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट और टैरिफ फ्री ही इंपोर्ट्स रखे गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स।
डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, प्रिंसली जो कोर्ट्स थे उनका डिसअपीयरेंस हो चुका था, यानी कि हमारे यहाँ की जो रियासतें थी वो क्या हो चुके थे, सब क्या बन चुके थे, पपेट्स बन चुके थे। जितनी भी रियासतें थी वो सब क्या बन चुके थे, पपेट्स, पपेट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। पपेट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वो बन चुके थे। और पपेट्स ब्रिटिश एम्पायर बनने का मतलब यानी कि ऑब्वियसली उनका डिसअपीयरेंस हो जाना ही, क्योंकि धीरे धीरे जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो ब्रिटिश कंपनीज थी, उन्होंने धीरे धीरे इनको पहले अपने जो भी है अपनी हाँ में हाँ मिलाना स्टार्ट किया, फिर कंटिन्यूसली इनके जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और प्रिंसली कोर्ट्स जो थे उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दिया। कंपटीशन फ्रॉम, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि कंपटीशन था हमारा मशीन मेड प्रोडक्ट से। जितना भी हमारे पास यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया में भेजने के बाद जो रॉ मटेरियल बचता था, उस रॉ मटेरियल से हम जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, इंडिया में जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते थे वो क्या होते थे, हैंडमेड। अब वो हैंडमेड होंगे तो उनकी जो क्लियरिटी है, उनकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं होगी, नॉट हैविंग गुड फिनिशिंग एंड टेकिंग सो मच टाइम इन प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते थे प्रोडक्शन में और अपीयरेंस में बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते थे। लेकिन इन्हीं गुड्स से कंपटीशन करने के लिए मशीन मेड गुड्स आ गई थी और वो मशीन मेड गुड्स बनी हुई हमारे ही रॉ मटेरियल्स की थी, बट वो कहाँ से बनकर आ रही थी, इंग्लैंड से, जहाँ पर बहुत अच्छी जो मशीनरी है वो अवेलेबल थी और हमारे यहाँ से कम 10 टाइम्स स्पीडली क्या हो रहा था, उनका प्रोडक्शन किया जा रहा था। तो ऐसे मशीन मेड प्रोडक्ट से हमारे यहाँ की जो हैंडमेड गुड्स है, हमारा जो हैंडमेड प्रोडक्शन है वो कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। इस वजह से भी हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में चला गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। डिमांड के जो पैटर्न्स थे वो चेंज हो चुके थे, क्योंकि इंडिया में पहले जो डिमांड्स होती थी, डिमांड पैटर्न्स, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के जो पर्सन्स थे उनकी डिमांड कैसी होती थी, सादा और सिंपल, थोड़ा ट्रेडिशनल जो यहाँ पर कल्चर था वो अप्लाई होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के यहाँ पर आने के बाद इनका डिमांड पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। हमारी जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल ऑफ इंडियंस हैज़ बीन चेंज्ड। इंडियंस की जो लाइफस्टाइल है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। और इंडियंस की लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो गई, उस पर इफेक्ट देखने के लिए मिला वेस्टर्न इफेक्ट, जो आज तक भी चला आ रहा है। हमारे सोच पर, हमारे विचारों पर और हमारे पहनावे पर, हमारी चीज़ें यूज़ करने पर बहुत सारे जो इफ़ेक्ट हैं वो देखने के लिए मिले। और वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वेस्टर्न जो भी आइडियोलॉजी थी उससे इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। देखिए, इंट्रोडक्शन जो किया रेलवेज़ का ब्रिटिशर्स ने, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए बहुत थैंक करते हैं ब्रिटिशर्स को कि रेलवे का इंट्रोडक्शन वो करवा गए, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन क्या उन्होंने वो रेलवेज़ हमारे लिए बनवाई थी? नहीं। जो रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन कराया था वो उन्होंने किस लिए कराया था, जिससे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्योंकि आपने अगर कभी गौर किया हो तो ये जितने भी रेलवेज़ थी ये सारी की सारी रेलवेज़ आपके मेन कोस्टल रीजन से स्टार्ट हुई थी और कोस्टल रीजन से जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पर अप्लाई हुई थी। तो जितनी भी आपकी रेलवेज़ हैं वो कोस्टल रीजन, यानी जहाँ पर आपके मेन सी पोर्ट्स थे
वहाँ पर ये सभी ट्रेन्स जो है वो स्टार्ट हुई थी, जैसे फर्स्ट 1853 में हुई थी मुंबई टू थाने। तो ये कोस्टल प्लेन से क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि वहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकता था, और ये उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही किया। इजीली एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ से सी पोर्ट से हमारे क्या चलाई, ट्रेन्स चलाई। सो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट कम्युनिकेशन सेक्टर एट्सेट्रा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।